हे गाइस, साहिल चौधरी दिस साइड। सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम पास ही है, तो मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हाल फिलहाल में मैंने यहाँ क्या लेके आया हूँ आपके लिए, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरएस प्री 2024 का जो पेपर हुआ था 2 फरवरी 2025 को। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार सीजीएल 2025 में आ सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इस बार आ भी सकते हैं, और अगर ना भी आए तो भी आपकी तैयारी का आप परख कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सारे ही क्वेश्चंस है, बायो के भी है, पॉलिटी के भी है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस है जो अपने एसएससी में आ सकते हैं। वो रेलेवेंट सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जो अपने एसएससी के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप इसको एज अ मॉक फॉर्मेट में लगाएं कि आप जैसे ही क्वेश्चंस दिखे तो आप उसको पॉज कर लें और सही आंसर अपना नीचे कमेंट में टाइप कर दें या एक नोटबुक लेके रख लें। और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि जितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनमें से आप कितने सही अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आरएस प्री 2024 के क्वेश्चंस जो सीजीएल 2025 में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग को उठाना है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित। तो इसके ऑप्शन है लिग्नो सेल्यूलोज यील्डिंग क्रॉप्स, एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, स्टार्च यील्डिंग क्रॉप्स। और ये अपना ऑप्शन राजस्थान के पेपरों में क्या होता है, इन्होंने एक नया ऑप्शन डाला है 5th क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आपको एक वो ऑप्शन मार्क करके आना है। तो वो इसलिए 5 ऑप्शन है, वो अपने कोई काम का नहीं है। तो क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसका आंसर होगा एल्गी आंसर है इसका। जो भी बायोफ्यूल्स होते हैं मैक्सिमम एल्गी से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। एल्गी, स्पेस एल्गी होती है और अलग अलग स्पाइरो वगैरह और ये सब एल्गी होती है। ग्रीन ब्लू एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी और ये उल्वा, यूलोथ्रिक्स, ये एल्गी के आपने नाम पढ़े होंगे, लूसेंट में दे रखे हैं। और आपने वैसे भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की तो बायो में ये नाम आपने जरूर पढ़े होंगे। तो ये एल्गी है, एल्गी से फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल्स प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ये वैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हो सकता है आज ना आए, तो भी आप देख लें एक बार। अमंग द फॉलोइंग लेयर्स आइडेंटिफाई द वन विच इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में कौन सी लेयर में ये आर्टिफिशियल कौन सा विच इज यूज्ड वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइसेस। तो वायरलेस कनेक्शन के लिए क्या होगा? नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन या परसेप्शन, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। ये आप थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का लेवल का हो चाहे एमटीएस लेवल का एग्जाम हो, कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप परसेप्शन से कर सकते हैं। मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है ना, लेकिन फिर अगर आप उनको ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे और थोड़ा गहन दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम चांस है 90-80% आपके वो क्वेश्चन सही होगा। तो उस प्रकार का ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स। तो ऐसे क्वेश्चन हम जनरली नहीं पढ़ पाते क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है अपने पास पढ़ने के लिए। पर ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखो इन्होंने पूछा क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन देखो VLSRSAM, VSHORADS, QRSAM और आकाश NG। तो आप अगर आप सेकंड ऑप्शन उठाओ VSHORADS, VSHORADS, तो इसमें अगर आप लास्ट में ADS देखो तो ADS की फुल फॉर्म क्या होगी? एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस हिसाब से आप ये दो नंबर ऑप्शन आराम से चूज कर सकते हैं। बाकी में किसी में ADS है ही नहीं, इनका अलग अलग फुल फॉर्म होगी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम किसी के लास्ट में नहीं आएगा, सिर्फ VRSHORDS के लास्ट में आएगा। तो यही इसका आंसर था, मैंने भी यही मार्क किया था और ये मेरा क्वेश्चन सही था। इस हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि कई बार अपने को ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस पता हो, बहुत डाटा होता है अपने पास, क्या क्या पढ़ें क्या क्या छोड़ें। और आरएस यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन खासकर डालते हैं पेपर वाले कि मतलब वो बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल देखें कि किस हिसाब से बंदा पेपर अटेम्प्ट करता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये मतलब अपने सीजीएल में आ सकता है क्योंकि नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन आते रहते हैं। हालांकि ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आएगा, सीधा आएगा कि गुरु घासीदास तोमर कितना टाइगर रिजर्व है या मतलब कौन से स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इनमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। पहला ऑप्शन था इट इज स्प्रेड ओवर 1829 किलोमीटर, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये 2800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, तो थर्ड लार्जेस्ट ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला
सबसे लार्जेस्ट है नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और दूसरा पता नहीं कौन सा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम फर्स्ट वाला ही याद रखते हैं ऐसी चीज़ों में, सारे 1 से लेके 3 10 तक याद नहीं रखे जाते। तो इसका ये तो मेरे को पता है भी, पहला नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और उसके सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये तमोर पिंगला गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, आपको पता हो तो, वो छत्तीसगढ़ में है, तो ये मध्य प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता, ये छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद इट इज नोटिफाइड एज 54th टाइगर रिजर्व, ये 54th टाइगर रिजर्व नहीं है, ये 56th टाइगर रिजर्व है, 56वां टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले साल शायद 2022-23 में सीजीएल मेंस में पूछे गए थे, हालांकि 2024 में तो नहीं पूछा गया, फिर भी क्या पता चलता है आज है, तो आप एक बार देख लें। ये 17 हैं, ठीक है, ये 17 के 17 आप याद कर लें तो बेहतर होगा, कोशिश करें इनको याद करने की। कहीं से भी आप ऑनलाइन जाएंगे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो वो याद कर लें भी पहला गोल कौन सा है, दूसरा गोल कौन सा है, तीसरा गोल कौन सा है। इसमें एजुकेशन है, एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड, ठीक है, और मतलब नेचर के रिलेटेड, नेचर कंजर्वेशन के रिलेटेड सारे टाइप के गोल्स हैं जो अपनों को अचीव करने हैं, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन कौन सा है, लाइफ ऑन लैंड कौन से गोल में है, तो लाइफ ऑन लैंड गोल है एसडीजी 15 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपको पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने इधर सही आंसर मार्क कर रखे हैं, ठीक है, तो आप वहीं से देख सकते हैं कि सही आंसर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रेड लिस्ट ऑफ IUCN इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, करें तो। अब हाइड्रोमीटर ऑफ अर्थ तो कुछ सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि रेड लिस्ट वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की होती है, तो वो तो वाटर वाली भी इंडेंजर्ड हो सकती है, लाइफ मतलब उड़ने वाले पक्षी भी इंडेंजर्ड हो सकते हैं, या जो मतलब जमीन पे रेंगते हैं चलते हैं वो भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोमीटर से तो वाटर का कनेक्शन हो गया, तो ये ऑप्शन हट गया, ये नहीं हो सकता। लाइफ थर्मोमीटर ऐसा कुछ कोई चीज नहीं होती, लाइफ थर्मोमीटर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मिरर ऑफ लाइफ और बैरोमीटर ऑफ लाइफ, इन दो ऑप्शन में आपको डाउट हो सकता है, यही डाउट मेरे को हुआ था जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था। तो इन दोनों में आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई, चाहे आप मिरर ऑफ लाइफ, यहाँ पे आपको तुक्का ही खेलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो रेड लिस्ट में वो होते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, जिनकी जान को खतरा है, ठीक है, जिनके ऊपर कोई ना कोई दबाव है, ठीक है, जिन कारण वो उनकी स्पीसीज को एक्सटेंशन का खतरा है, ठीक है। तो वो दबाव आ गया, तो दबाव अपने बैरोमीटर, प्रेशर जो नापते हैं, वो प्रेशर नापने का डिवाइस होता है बैरोमीटर। तो आप इस हिसाब से थोड़ा सोचें, तो ये ऑप्शन आप बेहतर अटेम्प्ट करें कि बैरोमीटर ऑफ लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, रेड लिस्ट ऑफ IUCN इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो मिनरल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको आना ही चाहिए, बायो का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो मिनरल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर। मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये तीनों मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब इनकी मात्रा थोड़ी सी कम चाहिए होती है। आयोडीन माइक्रो है, आयोडीन की मात्रा हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है, वरना आयोडीन की कमी से अपनों को गोइत्रे का रोग हो सकता है, जिससे मतलब ये जो कंठ होता है ये काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आयोडीन। उसके बाद है इनकरेक्ट सेट ऑफ वेक्टर और डिजीज कोस्ट और टाइप ऑफ पैथोजन, मतलब कौन सा इसका वेक्टर है डिजीज को ले जाने वाला, डिजीज कौन सी है और पैथोजन कौन सा है, उनमें से इनकरेक्ट सेट बताना है। तो एनोफिलीज जो होता है, एनोफिलीज मस्कीटो मलेरिया को कैरी करता है, और ये एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है। एडीज जो मस्कीटो होता है वो डेंगू को कैरी करता है, और डेंगू वायरस की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एडीज मस्कीटो चिकनगुनिया को कैरी करता है, लेकिन चिकनगुनिया बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यूलेक्स मतलब ये इनकरेक्ट सेट है, क्यूलेक्स लिम्फेटिक फिलियरियोसिस पैरासाइट बिल्कुल सही है। लिम्फेटिक फिलियरियोसिस क्या होता है, जो अपने पैर होता है, ठीक है, ये अगर हो गया तो ये पैर जो होता है वो हाथी जितना बड़ा, हाथी के पैर जितना बड़ा हो जाता है, पैर बहुत बड़ा सूज जाता है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक फिलियरियोसिस। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द एयर क्वालिटी कैटेगरी फॉर IND AQI रेंज ऑफ 101 से 200 के बीच में कौन सी कैटेगरी होगी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है मॉडरेट, पुअर, गुड और सेटिस्फैक्ट्री। तो इसका आंसर है मॉडरेट, इसका आंसर होगा। 101 से 200 मॉडरेट एयर क्वालिटी है, पुअर होती है 201 से 300, 200 और 300 से ऊपर चली गई वो पुअर होती है। हालांकि दिल्ली वगैरह में तो इनसे भी बहुत ऊपर है, वेरी वेरी पुअर है, 400, 500, 700 भी चली जाती है कई बार, उससे भी ज़्यादा जाती होगी। गुड 0 से 50 होता है, वो गुड होता है, मतलब बहुत ही अच्छी है एयर क्वालिटी है गुड की, ठीक है। और सेटिस्फैक्ट्री है 51 से 100।
तो ये मतलब ये एयर क्वालिटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। अभी 0 से 50 है तो वो गुड है, 50 से 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, 100 से 200 है वो मॉडरेट है, और उससे ज़्यादा है 200 से 300 है वो पुअर है। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेट। 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, ये किस हिसाब से अटेम्प्ट किया था मैंने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ड्यूरिंग ला नीना ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रेड विंड्स ज़्यादा तेज होती है, इसी कारण ला नीना और एल नीना का इफेक्ट आता है। अगला है एल नीनो एंड ला नीना आर क्लाइमेट पैटर्न्स, बिल्कुल सही बात है, ये क्लाइमेट पैटर्न्स है। जस्ट नीचे इसके दे रखा है एल नीनो एंड ला नीना आर काइंड ऑफ स्टॉर्म, ये ऑप्शन गलत है। एल नीना और ला नीना कोई काइंड के स्टॉर्म या चक्रवात नहीं है, ये क्लाइमेट पैटर्न है। चक्रवात 1-2 महीने आता है, ये क्लाइमेट पैटर्न 5-6 महीने लगातार इसका इफेक्ट रहता है, और हर 3 पता नहीं 4 साल बाद एल नीनो ला नीनो आता है। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल ही अभी 2024 में एल नीनो काफी चर्चा में था, उसी वजह से आरएस वालों ने ये क्वेश्चन उठाया है, एल नीनो अभी चर्चा में था उस कारण। ठीक है, तो हो सकता है 2025 में सीजीएल में भी एल नीनो ला नीनो से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एल नीनो का मतलब होता है बेबी बॉय, एल नीनो का मतलब होता है बेबी बॉय, और ला नीनो का मतलब होता है बेबी गर्ल। ला नीनो का मतलब होता है बेबी गर्ल। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है आईसीआर सिरकोट से रिलेटेड। हाँ, लाल नीना का मतलब सही है, बेबी गर्ल होता है, और एल नीनो का मतलब बेबी बॉय होता है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट नैनो सेल्यूलोज प्लांट डेवलप्ड बाय आईसीआर सिरकोट मुंबई इज रिलेटेड टू। ये भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप पढ़ें, क्योंकि आईसीआर के बहुत सारे अलग अलग जगह पे मतलब सेटअप्स हैं, तो आप सारे याद नहीं रख सकते। ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा अपना इंटेलेक्चुअल लेवल से करें तो ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। आप देखें आईसीआर सिरकोट और मुंबई, मुंबई काली मिट्टी का क्षेत्र है, मुंबई महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, इसका नाम ही देखो मैंने ले लिया ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, वहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। और आप सिरकोट की फुल फॉर्म भी देखें तो CIR सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया, और COT का मतलब हो गया कॉटन। ठीक है, तो सीधा सा इसका आंसर आ गया, कॉटन के लिए ये बना गया है आईसीआर सिरकोट, मुंबई में बनाया गया है नैनो सेल्यूलोज प्लांट। सेल्यूलोज से भी आप समझ सकते हैं, सेल्यूलोज से तो खैर हाँ सारे ही ऑप्शन हो गए, सेल्यूलोज से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैम्बू कॉटन जूट तीनों में सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन सिरकोट को अगर आप लिखेंगे CIRCOT तो इसमें COT का मतलब ही है कॉटन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें मतलब डाटाबेस्ड नहीं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी, हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वाशियोरकर किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर है प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर डिजीज हो जाती है। उसके अलावा ये रेयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैव द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू सुक्रोज। आर्टिफिशियल स्वीटनेस में किसकी हाईएस्ट वैल्यू है सुक्रोज के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन लूसेंट की केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें लास्ट पेज पे दिया हुआ है, तो उसमें ये सारों का ही डिस्क्राइब कर रखा है कि सुक्रोज, एस्पार्टेम, एस्टेरिन, एलिटेम में कितना गुना ज्यादा शुगर की मात्रा होती है सुक्रोज से। तो इसका करेक्ट आंसर है एलिटेम। एलिटेम में इन चारों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सुक्रोज की मात्रा होती है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा गलत हो गया था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। तो नोबेल पुरस्कार तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको याद रखने ही चाहिए। नोबेल पुरस्कार, नोबेल हो गए, ठीक है, भारत रत्न हो गया, और पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, और पद्मश्री में कुछ रेयर जो ज्यादा चर्चा में रहे, जो ज्यादा ट्रेंडिंग में आए, उनके नाम याद कर लें, क्योंकि पद्मश्री बहुत जनों को मिलता है, तो आप सारों के फील्ड ऑफ स्टडी याद नहीं रख सकते, फील्ड ऑफ एक्सीलेंस याद नहीं रख सकते। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, नोबेल प्राइज 2024 में लिटरेचर में किसने जीता साउथ कोरिया का। तो मैंने इसमें क्या अटेम्प्ट कर दिया था, मैं जस्ट पिछली रात ही पढ़ के गया था थोड़ा ऊपर ऊपर से, तो मैंने इसमें कर दिया था जल्दबाजी में नोबेल प्राइज, और देखते ही मैंने निहो निदानक्यो कर दिया। निहो निदानक्यो ने नोबेल प्राइज 2024 जीता था, लेकिन उन्होंने लिटरेचर में नहीं, इन्होंने जीता था पीस प्राइज में। ठीक है, जापान के है ये, हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटॉमिक बम हुआ था उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ जो भी है एक संस्था चला रहे हैं शायद, ठीक है, उस कारण इनको इस बार 2024 में नोबेल प्राइज मिला था पीस प्राइज के लिए। ठीक है, और ये है जापान के, निहो निदानक्यो जापान के। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है साउथ कोरिया के लिटरेचर जिन्होंने जीता था वो है हान कांग। हान कांग एक महिला है जिन्होंने इस बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था 2024 का। ठीक है, ये था 44 नंबर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर। ये कुछ बीच बीच में से क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में राजस्थान जीके के क्वेश्चंस थे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ इसमें साइंस मैथ के क्वेश्चन थे, उनके लिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आने से पहले पहले वो वीडियो आ चुकी होगी चैनल पे, तो आप वो जरूर चेकआउट करें कि मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन किस अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस वो हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन इस बार सीजीएल में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सब गेम्स सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सिमम चांसेस यही है करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें 100% है भाई एक आधा क्वेश्चन स्पोर्ट्स का जरूर आएगा, तो स्पोर्ट्स वाला आप अपडेटेड रहें। और स्पोर्ट्स वैसे भी याद हो ही जाता है इंसानों को, कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी डाटा याद नहीं रहता, स्पोर्ट्स वाला याद रह जाता है। तो इसका है 38 नेशनल गेम्स 2025 जो अभी उत्तराखंड में हो रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड में हो रहे हैं। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, इट विल बी होस्टेड बाय उत्तराखंड, ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द नेशनल गेम्स विल फीचर 28 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स। इसमें जो ये नीचे वाली लाइन है 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स, ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही है, 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स होंगे, मतलब ये प्रस्तुतिकरण वाले इवेंट्स होंगे, कि मतलब अगर ये इस बार जो दर्शकों को पसंद आते हैं और पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है तो हो सकता है अगली बार ये ऐड कर लिए जाएं, ठीक है। और वो कौन से हैं, एक तो योगासन है, ठीक है, 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट में। एक कलारीपयट्टू है जो अपने वो एक एक्टर है ना विद्युत जामवाल, वो करते हैं, कलारीपयट्टू के मास्टर हैं, केरल का ये मार्शल आर्ट है। और उसके अलावा एक मल्लखंबम है, ये महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट बोला जाता है, एक तरह से मार्शल आर्ट ही बोल लो चाहिए, मतलब एक खंबा होता है तेल लगा काफी, उसके ऊपर मतलब करतब करने होते हैं, ठीक है, मल्लखंब। और एक है राफ्टिंग, राफ्टिंग जो ऋषिकेश में काफी फेमस है उत्तराखंड में, तो ये राफ्टिंग भी इस बार डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट में था। ये 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट वाली लाइन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो इन्होंने ऊपर लाइन लिखी है ना 28, अरे शिट नहीं, हाँ, जो ये 28 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन, ये वाली लाइन बिल्कुल गलत है। 28 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन नहीं है, इस बार 32 स्पोर्ट्स हैं जिनपे कंपटीशन होगा, 32 स्पोर्ट्स हैं जिनमें कंपटीशन होगा उत्तराखंड में नेशनल गेम्स में, और 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स हैं। तो अभी तो वो खत्म भी हो गए हैं, ठीक है, तो आप जरूर याद करके जाएं सीजीएल प्री के एग्जाम से पहले, मेन के एग्जाम से पहले, कि किसने फर्स्ट रैंक लिया, ठीक है, कौन सी टॉप 3 फर्स्ट थी। ज्यादा चांसेज है महाराष्ट्र, सर्विसेज और हरियाणा, यही मैक्सिमम बार टॉप करते हैं, ठीक है, तो इनमें से ही कोई ऊपर नीचे होगा। और इनके गोल्ड मेडल्स भी याद कर लें, सीजीएल 2023 में इन्होंने पूछ लिया था, जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें महाराष्ट्र के कितने गोल्ड मेडल्स थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो टॉप 3 जो है उनके आप मेडल्स, टोटल मेडल्स भी याद करें और गोल्ड मेडल्स भी याद करें, कितने गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, ये है इसका करंट अफेयर का सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसके आपके ऑप्शन है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब जो वोटर्स है उनकी सुविधा के लिए, नाम से ही पता चल रहा है सुविधा के लिए, अपडेटेड रहे वो कब इनमें इलेक्शन है, कब कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, क्या किसकी क्या चीजें हैं, उन सब की मतलब वोटर्स की सुविधा के लिए सुविधा 2.0 ऐप लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ये अगर कोई ऐप लॉन्च करें तो इनको आप ध्यान से गहन अध्ययन करके जरूर पढ़ें, क्योंकि ये 3-4 चीजें हैं जिनके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इस बार सीजीएल 2025 के मेंस में भी क्वेश्चन आया था, मेरी खुद की शिफ्ट में आया था 18 जनवरी शिफ्ट में, कि 26 जनवरी 2024 को जो मतलब 26 जनवरी नहीं 25 जनवरी इलेक्शन डे होता है ना, हाँ 25 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसी ने बंदे ने स्पीच दी थी कि मतलब पार्टियों को मतलब अनरूली बिहेवियर नहीं करना चाहिए, तो वो किसने स्पीच दी थी? तो उसका आंसर था इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने स्पीच दी थी वो। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो आप इनको जरूर करके जाएं। उसके अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, ये मैंने चलते फिरते मतलब ऐसे एक रैंडम दिन में अखबार में पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन मेरे इतना काम आ गया कि आप देखो अखबार पढ़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अखबार से अब जब आप पढ़ते हैं ना तो सुबह सुबह पढ़ते हैं एक तो, और एक अखबार पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, तो अखबार से पढ़ी हुई चीजें आपको बहुत लॉन्ग टर्म याद रहती हैं, चाहे आप उनको रिवाइज भी ना करो चाहे। तो ये क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 नई, मैं बता ही देता हूँ समझाया, इसका आंसर 11 है। क्लासिकल लैंग्वेज अब टोटल कितनी हो गई है? पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, ठीक है, और अभी हाल ही में पिछले साल अक्टूबर के टाइम शायद 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज और ऐड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहले 6 कौन सी थी? मलयालम, ये तो आपको पता ही होगा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, मलयालम, कन्नड़, तमिल,
तेलुगु, संस्कृत और एक शायद ओडिया। हाँ ओडिया। ये तो थी 6 पहले क्लासिकल लैंग्वेज। और अभी 5 जो नई ऐड हुई हैं उनमें सबसे पहले है पाली। बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज थी, बुद्धिस्ट लिटरेचर ज़्यादातर पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, जो दीपवंश और महावंश हो गए ना, हाँ वो सब। ठीक है, उसके बाद है प्राकृत। ये जैनिज्म की लैंग्वेज थी। जैनिज्म वाले प्राकृत लैंग्वेज में लिखते थे ज़्यादा। ठीक है, और उसके अलावा एक है बंगाली, एक है बंगाली। ठीक है, 1 2 3, एक और कौन सी है, एक असमीज, असमीज। ठीक है, और एक और कौन सी लैंग्वेज है यार, मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा, भूल गया मैं, क्योंकि पांचों के नाम मैं याद नहीं आ रहा अभी। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी हैं यार, ये है तो वो इम्पोर्टेंट ही एक, क्या नाम है इसका, हाँ मराठी। मराठी भाषा वैसी चलन में रहती है, और आजकल जैसे कन्नड़ वाले फॉलो कर रहे हैं कि सारी जगह मराठी हो, मतलब कन्नड़ होनी होनी चाहिए। रोज नए विवाद आते रहते हैं। अभी बेंगलुरु में जितनी भी शॉप्स हैं, अगर उनके इंग्लिश के नाम है तो वो कन्नड़ में भी लिखे जाएं। तो वही चीज़ आजकल मराठी वाले भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे स्टेट में जो भी लैंग्वेज लिखी जा रही, जो भी है वो मराठी में भी लिखा जाए। ठीक है, तो ये 5 ही क्लासिकल लैंग्वेज ये है। ठीक है, तो अभी मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन बहुत बढ़ रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आप मेन तो 2 ही लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश 2 ही मेन लैंग्वेज है, तो वो लिखें। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जैसे मेरी एरिया में आ रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस लैंग्वेज में लिखना ही होगा। अब जैसे मैं जाके महाराष्ट्र में अगर कोई काम करना चाहूँ तो अगर मेरी मर्जी है, मेरे को अगर महाराष्ट्र के ग्राहक खींचने हैं तो मैं खुद मराठी में लिख लूंगा। अब आप मेरे को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि आप अपना नाम मराठी में लिखें, अपनी दुकान का नाम मराठी में लिखें, तो वो चीज़ गलत है। खैर जो भी है, अगला क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। अब देखो बुद्धिस्ट की 2 लैंग्वेज में लिखते थे, पाली और संस्कृत में। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन आ गया, वहीं से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा संस्कृत में लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो दीपवंश और महावंश आपको मैंने बता ही दिया, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी दिव्यवदन और आर्य मंजूर श्री मूलकल्प ये दोनों संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये इसका आंसर है, ए और डी। उसके बाद 75वां क्वेश्चन आ गया, आजीविका सेट। ये इतना गहन, मतलब एसएससी के सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट, इतने डीप तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है आगे उस हिसाब का क्वेश्चन आ जाए। इस बार वेंडर भी चेंज करने की बात कर रहे हैं, टीसीएस को हटा के कोई और नया वेंडर लाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अच्छे क्वेश्चन पूछ ले, नए क्वेश्चन पूछ ले। तो वो क्वेश्चन है आजीविका सेट के रिलेटेड। तो इसका सबसे पहले तो फाउंडर कौन था, आप ये बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं इसका फाउंडर कौन सा। ये लूसेंट में भी लिखा हुआ है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उन्होंने आपको बताया ही होगा। तो इसका फाउंडर थे मखाली गोसाला। ये लूसेंट में लिखा हुआ है। जब आप ऋषभ देव के पेज पे जाएंगे, जो जैन के 14वें तीर्थंकर थे, 24वें, ठीक है, तो मखाली गोसाला, ये दोनों मखाली गोसाला और ऋषभ देव एक ही साथ चले थे, मतलब वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही साथ चले थे, लेकिन इन दोनों में आगे जाके थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, तू मैं हो गई, तो मखाली गोसाला अलग चले गए और ऋषभ देव अलग चले गए। तो ऋषभ देव ने जैनिज्म को ज्यादा ऊपर लेके आए और उसको उठाया और जैनिज्म को फाउंड किया, और मखाली गोसाला ने आजीविका सेक्ट को फाउंड किया। आजीविका सेक्ट जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म एक धर्म है, उस हिसाब से आजीविका सेक्ट भी एक धर्म है, ठीक है, संप्रदाय है। तो इसके इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बिलीफ इन डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद में विश्वास। सेकंड स्टेटमेंट है उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, और थर्ड है कठोर तपस्या में विश्वास। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों में ए और सी सही है। जो आजीविका सेक्ट वाले, आजीविका संप्रदाय वाले कहते हैं कि पुनर्जन्म का जो क्रम है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ये कहते हैं आजीविका वाले। तो बी वाली स्टेटमेंट गलत होगी, उसका ऑप्शन हो गया ए और सी, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, ये उसका कुषाण डायनेस्टी का क्वेश्चन है, जिससे 101 जो कौन था, कुषाण था ना वो एक फेमस, कनिष्क कुषाण, तो उसके रिलेटेड है। जो कुषाण डायनेस्टी का सेकंड जो लीडर था कैडफिसेस द्वितीय ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है महासाका क्षत्रप रुद्रदामन ने धारण की थी, मैं आपको बता दूं, इसको कुजुल कडफिसिस फर्स्ट को हराकर, ठीक है, साकाज को,
नहीं नहीं नहीं, महाक्षत्रप शायद यही है, रुद्रदामनी है, ठीक है। सिंह चंद्र नहीं है इसका, सकारी और सर्वकैलेश्वर। तो सकारी भी एक कुषाण डायनेस्टी के रूलर ने मतलब उपाधि हासिल की थी। सकारी शायद पहले जो कुजुल कटफेसिस थे उन्होंने धारण की होगी, लेकिन इसका आंसर है सर्वकैलेश्वर, सर्वलोकेश्वर। तो कटफिसिस सेकंड जो थे कुषाण डायनेस्टी के, उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी सर्वलोकेश्वर। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, स्तूपा से रिलेटेड। स्तूपा वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आती जाती रहती है, पूछी जाती है बार बार क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्तूप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। पहली स्टेटमेंट क्या है, द वर्ड स्तूप इज एन आर्किटेक्चरल टर्म एंड मीन्स समथिंग विच इज रेज्ड अप बाय एक्यूमुलेशन। बिल्कुल सही है, स्तूप ऐसे बनाई जाती है, उसके ऊपर हर्मिका होती है, ठीक है। तो स्तूप मतलब रेत के जैसे ऊपर बनाई हुई है, वही इसमें कह रहा है कि मतलब विच इज रेज्ड बाय एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है, द कस्टम ऑफ इरेक्टिंग स्तूप एज अ फॉर्म ऑफ मेमोरियल टू दैट वाज प्री बुद्धिस्ट। मतलब स्तूप बुद्धिज्म से भी पहले, हालांकि स्तूप जो सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रेंडिंग में आई वो बुद्धिज्म के टाइम में आई, लेकिन अगर आपको पता हो, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, तो ऋग्वेद में भी स्तूप का जिक्र है कि मतलब स्तूप बनाई जाती थी पहले के टाइम में भी, तो ऋग्वेद में स्तूप का जिक्र है। तो वही ये स्टेटमेंट करिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर है ए एंड बी बोथ आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर आपको हिंदी में भी पसंद है तो आप हिंदी मतलब मैं उसमें अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा पेपर, तो आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप थोड़ा सा मतलब अगर आप इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसी हिसाब से मैंने किया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वोल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा, ठीक है। तो वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ये इतनी चीज अपनों को देखो एसएससी वालों को तो पता नहीं होती, ठीक है। हालांकि जो राजस्थान के पेपर दिए, जिन्होंने आरएस की प्रॉपर तरीके से तैयारी की हुई थी, उनको तो पता होगा। तो इसको लेकिन अपने इंटेलेक्चुअल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपनों को बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट अजमेर। तो अपनों को नहीं पता, हो सकता है हुई हो सकता है ना हुई हो, ये स्टेटमेंट एक बार अपने स्किप कर देंगे। अगली स्टेटमेंट क्या है, द सभा मेड सोशल रेगुलेशंस टू अचीव इट्स एम। ये भी अपनों को नहीं पता, ये भी अपने स्किप कर देंगे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1888 बाय द एफर्ट्स ऑफ कॉलोनर C.K.M. वोल्टर, ये भी अपने स्किप कर देंगे। अब आओ आप चौथी स्टेटमेंट पे, ठीक है। चौथी स्टेटमेंट क्या है, इट वाज एम्ड टू मेक रिफॉर्म्स फॉर राजपूत एंड दलित ऑफ राजस्थान। ये जो दलित है, अभी के टाइम भी राजपूतों में जातिवाद है ही है, पहले के टाइम तो आपको भी पता होगा राजस्थान में कितना जातिवाद था, ठीक है। और राजपूत खुद को ऊपर मानते थे, तो वो दलित के साथ तो, और दलित का भला करने की तो कहाँ ही सोचेंगे, ठीक है, 1885 के टाइम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इट वाज एम टू मेक रिफॉर्म्स फॉर राजपूत, यहाँ तक तो बिल्कुल सही थी। आगे जब इन्होंने दलित ऐड कर दिया ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, ठीक है। राजपूत और दलित एक साथ काम करने के लिए ये जो राजपूत हितकर्णी सभा नहीं बनी थी, सिर्फ राजपूतों के वेलफेयर के लिए बनी थी। तो इस हिसाब से अपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसका 4th नंबर ऑप्शन आंसर है। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है, दिवित रेड्डी अडुला विनर ऑफ वर्ल्ड कैडेट अंडर 8 चैंपियनशिप 2024 इज रिलेटेड टू विच गेम। ये भी आप मतलब ठीक है, आप कहोगे बार बार इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर करें, पहली बात तो कैडेट का मतलब होता है यंग, मतलब जो बहुत ही यंग, जो मतलब बहुत टैलेंटेड होते हैं उनको बोलते हैं कैडेट, ठीक है। तो कैडेट चैंपियनशिप होती है अलग अलग। कैडेट चैंपियनशिप का मतलब ही क्या है, जो यंग चैंपियंस है, यंग जो खिलाड़ी हैं, उनकी चैंपियनशिप को बोलते हैं कैडेट चैंपियनशिप। ये अलग अलग खेलों में होती है, हर खेलों में हो सकती है, यंग बच्चे तो हर खेल में होते हैं, टेनिस में हो सकती है, टेबल टेनिस में हो सकती है, ठीक है, और स्क्वॉश में हो सकती है, ठीक है, चेस में हो सकती है। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, देखो ज्यादातर जो अपने इंडिया में ये टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वॉश, ये ज्यादा इतने चर्चा में नहीं रहते। मैक्सिमम चेस चर्चा में रहता है, क्योंकि चेस के अभी डी गुकेश इंडिया के विनर भी बने हैं, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। और कैडेट जो वर्ड, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप बहुत बार ध्यान भी दिया होगा, कैडेट वर्ड ज्यादातर इंडिया में जो चैंपियनशिप, कैडेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन, वो ज्यादातर चेस वाली कैडेट चैंपियनशिप में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आप उस हिसाब से सोच सकते थे भी कैडेट अंडर 8, अगर आपको तुक्का ही मारना है और तुक्का मारने की कोशिश करें तो इसका आप चेस मारते तो ज्यादा बेहतर होता, और इसका आंसर भी चेस ही है। जो दिवित रेड्डी अडुला थे, उन्होंने वर्ल्ड कैडेट अंडर 8 चैंपियनशिप 2024 जीती थी चेस में। मैंने भी यही तुक्का मारा था और ये मेरा बिल्कुल सही था, ठीक है।
उसके बाद 57वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब ट्रेंडिंग शानदार क्वेश्चन है, जो 100% ही चांसेस है भाई एसएससी सीजीएल की प्री और मेंस में कोई ना कोई शिफ्ट में तो 100% ही आ जाएगा। मतलब इसके खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, और इसका मैस्कॉट क्या है, और अगर तब तक सीजीएल 2025 प्री होने से पहले पहले अगर ये कंप्लीट भी हो गए तो इनकी मेडल टैली से भी क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो इसका आंसर है बिहार में होंगे इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, ये उसका क्वेश्चन है रिवर और ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का। तो इसमें अपने को मैचिंग करनी है भाई ये ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है राप्ती नदी इसकी है घाघरा की, ठीक है। उसके बाद तिस्ता है, तिस्ता आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी की है, ठीक है। हिरन है, ये नर्मदा की है, और पूर्णा है ये गोदावरी की है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा ड्रेनेज सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 1 2 3, राप्ती घाघरा, तिस्ता ब्रह्मपुत्र, हिरन नर्मदा और पूर्णा गोदावरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन अपने इतने काम का नहीं है क्योंकि ये कम ही चांसेस है आए एसएससी में, ठीक है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपको आनी चाहिए, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ कौन सी रेंज है, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट कौन सी रेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार, और ये क्वेश्चन इस बार आ गया। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब जैसे ये इंडिया है, मतलब थोड़ी ये इंडिया है, ठीक है। तो इसमें मतलब नॉर्थ से साउथ में जो माउंटेन हिमालयाज को डिवाइड किया गया है, तो इनमें बताना है भाई नॉर्थ में ऊपर कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सबसे पहले आए काराकोरम रेंज जो ऊपर ही ऊपर आती है, ठीक है, काराकोरम रेंज। उसके बाद है लद्दाख, ठीक है। उसके बाद जस्कर रेंज, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है शिवालिक को आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट में आते हैं, नीचे ही नीचे आते हैं शिवालिक आउटर हिमालयाज। इन्हीं पे दून्स बनते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट दून है वो है देहरादून। ये क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल में आ चुका है, हो सकता है आगे भी आ जाए। तो हाईएस्ट दून देहरादून है, और वो किस में बनते हैं, शिवालिक में आउटर हिमालयाज में। तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और शिवालिक। आंसर हो जाएगा CADB। उसके बाद है 89वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा CHSL मेंस 2024 जो हुआ था, जो मेरा जिसमें ऑल इंडिया 19 रैंक आई थी मेरी, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था इस टाइप का, वो मेरा सही हो गया था। वो मतलब उसका ये क्या है, इस बार ये क्वेश्चन क्या है, इसमें से अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। द मॉनसून एक्सपीडिशन मोनेक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जॉइंट ऑस्पिस ऑफ USA एंड इंडिया। इस स्टेटमेंट का अपने को पता नहीं। तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब वर्षा की विषमता, मतलब चेंजेस वर्षा में भी कितनी ज़्यादा और कितनी कम, उसके अंदर वेरिएबिलिटी वो जो है चेन्नई में ज़्यादा है मुंबई से। तो ये बिल्कुल सही है, चेन्नई में रिट्रीटिंग मानसून होता है, वही नीचे वाला क्वेश्चन है। रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आता है वो चेन्नई तमिलनाडु में बारिश करके जाता है, ठीक है। चेन्नई में बाढ़ आने का कारण ही होता है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो चेन्नई में वर्षा की जो विषमता होती है वो मुंबई से ज़्यादा होती है। मुंबई का एक जैसा तापमान रहता है जिसमें उमस बहुत ज़्यादा होती है, और तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच में ही रहता है, उससे ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है। सर्दी गर्मी हर टाइम मतलब वर्षा भी एक जैसी होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, और मतलब उमस भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो अपनों को इस स्टेटमेंट का ये तीनों अपनों को कंफर्म है, तो मतलब ये स्टेटमेंट पक्का गलत है। मोनेक्स वाली स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये इसका आंसर है। उसके बाद 82वें नंबर पे क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1885 से 1905 के बीच में जो उदारवादी चरण था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो INC थी उसने सपोर्ट किया था रिच डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक कल्चर ऑफ मॉडर्न यूरोप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्यों सही है, आपने देखा होगा दादा भाई नौरोजी ने जो बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें दादा भाई नौरोजी ने ये मतलब कहा है कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बिल्कुल गलत थी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे वो
भारत से पूरा मतलब सोना चांदी और जितनी भी हीरे जवाहरात जो भी वेल्थ थी इंडिया की वो बाहर लेके जा रहे थे। लेकिन इन्होंने अब आईएनसी ने जो डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक कल्चर था, डेमोक्रेसी मतलब किस हिसाब से प्रशासन चलना है वो प्रणाली, ठीक है, और मतलब पढ़ाई वगैरह इन सब की तारीफ की थी, तो इनको सपोर्ट किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक चीज को सपोर्ट किया था और एक चीज की निंदा की थी, ये भी स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। उसके बाद 84वां नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952 में पहली बार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो इसके ऑप्शन है पीसी मालनोबिस जिनका 5 ईयर प्लान से रिलेशन है, लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, ये हो गया, एस राधाकृष्णन ये अपने सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और डीएस कोठारी, कोठारी कहाँ से, कोठारी थे तो पढ़ाई से रिलेटेड पर मेरे को याद नहीं आ रहा। इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आगे, तो इसको आप ढंग से देख लें। लक्ष्मण स्वामी मुदलियर जो थे वो थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 के चेयरमैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन, इसमें फिर से मैचिंग है डेजर्ट और लोकेशन, भाई कौन सा डेजर्ट कहाँ है उसको मैचिंग करना है, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में ले आते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप कर पाएं। तो इसका डेजर्ट दे रखा है गोबी, पैटागोनिया, विक्टोरिया, कलाहारी, और लोकेशन है साउथ अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पहला आता है गोबी डेजर्ट, ये एशिया में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पैटागोनिया डेजर्ट ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका में। विक्टोरिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। और कलाहारी जो डेजर्ट है वो ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे है, साउथ अफ्रीका की जो वेस्ट कोस्ट है उधर वाली पैसिफिक साइड वाली उस कोस्ट पे है कलाहारी डेजर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबी हो गया किसमें, गोबी हो गया एशिया में सेकंड, और पैटागोनिया हो गया साउथ अमेरिका में, बी का 3, ये ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1। ये इस टाइप से डेजर्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं सीजीएल में। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए 78 में। जो भारत माता की जो पोर्ट्रेट थी वो किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है ये अवनिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे ये अवनिंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने जो भारत माता की जो पोर्ट्रेट आजकल अपने देखते ही हैं चलती है, भाई भारत माता है, ठीक है, इधर ये माता जी बनी हुई है, नीचे शेर पे बैठी है शायद ये। तो ये जो पोर्ट्रेट है सबसे पहले बार अवनिंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। उसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड द पोएट मल्ला नार्य राइट द टेक्स्ट नेम्ड भाव चिंता रत्न एंड वीर सेवामृत इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हो गया था, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था 2 ऑप्शंस में, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ 2 ऑप्शन कौन कौन से मैं कंफ्यूज हुआ था मैं। एक है तेलुगु, ठीक है, और एक है कन्नड़। तमिल और संस्कृत का इसमें कोई नाता नहीं है, कृष्ण देव राय के टाइम तमिल और संस्कृत का कोई ये था नहीं, ठीक है। बात आती है तेलुगु और कन्नड़ में। कृष्ण देव राय का एक नाम था अगर आपको पता हो, कृष्ण देव राय जो तलुवा डायनेस्टी के जो थे रूलर थे, सबसे महान रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। तो इनका कृष्ण देव राय का एम्पायर कौन सा था? पहली बात विजयनगर, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की लैंग्वेज कौन सी है? कन्नड़, ठीक है। एक तो स्टेटमेंट बनी ये कि कन्नड़ लैंग्वेज हो सकता है इसका आंसर। एक स्टेटमेंट ये भी बन सकती है कृष्ण देव राय का जो टाइटल था वो था आंध्र पितामह, कृष्ण देव राय को टाइटल दिया गया था आंध्र पितामह, ठीक है, या आंध्र भोज, ठीक है, आंध्र भोज, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से, इस थिंकिंग से अगर अपने जाए आंध्र पितामह वाली थिंकिंग से, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन तेलुगु भी हो सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। तो मैं इस सोच के साथ गया था, तो मैंने आंसर किया था तेलुगु, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है कन्नड़, ठीक है। जो भाव चिंता रत्न और वीर सेवामृत है जो इन्होंने लिखी है मल्ला नार्य ने, ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है, ना कि तेलुगु लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन आगे, क्योंकि कृष्ण देव राय तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट, विजयनगर एम्पायर जो है वो पूरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। उसके बाद है 80वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट बाय एम्परर शेरशाह? शेरशाह जिन्होंने बाबर हुमायूं को हराकर दिल्ली की जो मतलब गद्दी थी वो अपने नाम की थी। 1538 में एक युद्ध हुआ था और 1539 में अगला युद्ध हुआ था। ये कौन सा था? बैटल ऑफ बिलग्राम कन्नौज, बैटल ऑफ बिलग्राम कन्नौज वाले युद्ध थे। ये दो युद्धों में हराकर हुमायूं को बाहर निकाल दिया था और शेरशाह जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। तो शेरशाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई थी? तो शेरशाह की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुराना किला। जो पुराना किला का जो निर्माण किया गया है वो शेरशाह द्वारा किया गया है, पुराना किला, ठीक है। और
उसके अलावा जो सासाराम पुराना किला, उसके अलावा जो शेरशाह का खुद का मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, बिहार से ही उसने शुरुआत की थी, सासाराम से शुरुआत की थी। उसके बाद वहाँ पे गए, वहाँ का वो बना था जागीरदार, और उसके बाद फिर उसने आके दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो सासाराम का जो मकबरा है वो शेरशाह का है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सिकंदरा का जो मकबरा है वो अकबर का है, तो ये शेरशाह द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है। और जामा मस्जिद वैसे बहुत सारी है, इसने औरंगजेब ने भी बनवाई है, और सबसे फेमस जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी, वो वाली फेमस है। जामा मस्जिद बहुत सारी है इंडिया में, लेकिन अगर आप खुद सोचो, अगर शेरशाह ने कोई जामा मस्जिद बनाई होती तो वो अपने सामने जरूर जिक्र आता, उसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो शेरशाह ने जामा मस्जिद नहीं बनवाई। अब आती है किला ए कोहन मस्जिद। अब आप एक बार ऑप्शन से जाएं तो सासाराम टूम ए वाला ऑप्शन होगा, तो बी और डी तो हट गया, बात रही ए डी ए बी और ए सी में, ठीक है। और ए सी वाला ऑप्शन भी हट गया। अब बात आती है इन दो में, ए डी और ए बी में, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो जामा मस्जिद, अगर आप सही गैस कर लें कि जामा मस्जिद नहीं बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो इसका आंसर ही यही है, शेरशाह ने दो चीजें बनाई है, सासाराम टूम और किला ए कोहन मस्क्यू। तो ये जो किला ए कोहन मस्जिद है, ठीक है, ये है पुराना किला के अंदर। पुराना किला जो शेरशाह ने बनाया है उसमें है किला ए कोहन मस्जिद, ठीक है। ये जो लास्ट का वर्ड है कुहन, कुहन एक उर्दू का वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है पुराना, ठीक है। तो ये मतलब इस मस्जिद का नाम ही हो गया। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो आप जरूर गैस कर लेते, किला ए मतलब पुराना किला की मस्जिद, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, किला ए कोहन मस्जिद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वैसे एसएससी में आजकल कम ही पूछा जाता है, हालांकि लूसेंट में दे रखा है, तो आप देख लें। इसका बता देता हूँ मैं आपको, नोट करेक्ट रिगार्डिंग, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है रामानंद एडवोकेटेड राम भक्ति, बिल्कुल सही है ये। वल्लभाचार्य इस्टेब्लिश्ड पुष्टि मार्ग, ये भी सही है। और निम्बार्क जो है उन्होंने द्वैत द्वैत की दी थी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जो पहली स्टेटमेंट है माधवाचार्य ने निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रमोट किया था, ये वाली बिल्कुल गलत है। माधवाचार्य द्वैत वेदांत के थे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अब स्टार्ट होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। आरएस के पेपर में पॉलिटी का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था। ऐसा मेरे को नहीं लगता आज से 5-7 सालों बाद भी एसएससी का ऐसा लेवल होगा कि वो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे पॉलिटी के। एसएससी के पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा 42वां मतलब संविधान संशोधन कब हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। आर्टिकल पूछ लेगा कोई, भाई मतलब आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है। एसएससी का बस इतना ही लेवल है, ठीक है। असली लेवल जो पॉलिटी का आता है वो ये आरएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आप जो भी एग्जाम देखेंगे उनमें है असली पॉलिटी का लेवल, कि आप समझो किस हिसाब की पॉलिटी आ सकती है, ठीक है। मेरे पॉलिटी के नोट्स मैंने बहुत बेहतर तरीके से बना रखे हूँ, अगर उनसे आप जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंस्पेक्टर साहिल चौधरी पे अपलोड कर रखे हैं, आप जरूर देखना। मैं पॉलिटी के नोट्स पे मेरे को खुद को मतलब ऐसे फक्र है कि मैंने इतने शानदार नोट्स बनाए हैं। उनमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कुछ टॉपिक नहीं है। कुछ टॉपिक क्या नहीं है, लास्ट वाला जो ये संविधान संशोधन का टॉपिक होता है ये उन नोट्स में नहीं है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीके से है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कंपनी रूल से लेके जो चार्टर एक्ट आए थे वो, उसके बाद संविधान सभा की मांग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग, उसके बाद जो स्टार्टिंग में जो 1935 का जो था संविधान वो, ठीक है। और उसके बाद वाला चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो आर्टिकल हैं, आप कोई भी टीचर से कोर्स कर लें, आप किसी भी टीचर से कोर्स कर लें, उनके नोट्स बना लें और उसके बाद मेरे नोट्स चेकआउट करना, आपको मेरे नोट्स बेहतर लगेंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल के नोट्स बनाए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के, इंडिया कानून नाम की वेबसाइट है, इंडिया कानून नाम की वेबसाइट है, उस पर सारे आर्टिकल अच्छे से दिए हैं। तो मेरे को जहाँ पे भी डाउट लगता था मैं उसी पे जाता था और वो आर्टिकल उसमें कॉपी में नोट डाउन कर लेता था। तो खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के इलेक्शन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्शंस आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 55 में ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति के वोट के रिगार्डिंग जो भी क्या क्या चीजें हैं राष्ट्रपति के वोट में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो वो आर्टिकल 55 में दी हुई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 55 में दी हुई है, बिल्कुल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, दो तरीके की वोटिंग होते हैं, ट्रांसफरेबल वोट और नॉन ट्रांसफरेबल वोट। नॉन ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, आपको सिर्फ एक जो जना है उसको चुनना है। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे मान लो गंगाजल जी मील है तो आप उनको चुनते हैं, तो सिर्फ वही उनको ही चुन सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, क्रम लिखा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का जैसे होता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर ऊपर हो गए रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, उसके बाद होगी द्रौपदी मुर्मू जी,
उसके बाद होगी मान लो प्रतिभा पाटिल जी। तो आप इनको रैंक कर सकते हैं कि मेरा पहला जो रैंक है मैं दूंगा रामनाथ कोविंद जी को, दूसरा नंबर मैं दूंगा प्रतिभा पाटिल जी को, और तीसरा नंबर मैं दूंगा द्रौपदी मुर्मू को। ये इस चीज को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब अगर पहला वाला नहीं है तो दूसरे को अपना आपका जो मत है वो पास हो जाएगा। इस हिसाब का थोड़ा सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। और नॉन ट्रांसफरेबल वोट जो एमएलए एमपी चुने जाते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल वोट से चुने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। उसके बाद आती है दूसरी स्टेटमेंट गलत है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द members of an electoral college consisting of elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assemblies of state and union territories। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें आप गौर करें तो इन्होंने सिर्फ लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये बिल्कुल सही है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो 12 जो मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में और लोक राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, और बाकी जिसमें भी जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के वोट में मतलब इंगेज नहीं होते, राष्ट्रपति के वोट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के वोट में। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है चौथा, हाँ, वैल्यू ऑफ वोट फॉर ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1971 एंड इट विल कंटिन्यू टू बी द till population of the first census taken after the year 2026 have been published। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि अभी 2026 ही चल रहा है, ठीक 2025 चल रहा है, अगला 2026 है। तो 2026 में फिर से जब भी मतगणना होगी उसके बाद जो मतलब एमएलए की नंबर ऑफ सीट है, कंस्टिट्यूएंसीज है, लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें, वो वापस से रिवाइज होंगी। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो जो मतलब सीटें हैं वो भी उस हिसाब से वापस से रिवाइज होंगी। तो लेकिन ये 2001 में, क्या इधर लिख रखा है मैंने, कुलदीप सिंह 84वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के आधार पर जो ये थी, मतलब जो सीटें थी वो फिक्स कर दी गई थी 2026 तक, जो पहली सेंसस नहीं होती तब तक। ठीक है, और उसमें क्या किया गया था कि जो राष्ट्रपति का जो वोट की जो वैल्यू है वो 1971 की जो सेंसस हुई थी उसके बेसिस पे होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो 84वां संविधान संशोधन था इसमें डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन 84वां संविधान संशोधन 84th CAA 2002 में। तो इसके जो चेयरमैन थे वो आपसे पूछा जा सकता है, उसका आंसर है कुलदीप सिंह, रिटायर्ड जज थे ये कुलदीप सिंह। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, मेरे को ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करें। डिलिमिटेशन कमीशन 84वां संविधान संशोधन 2002 के जो हेड थे वो थे कुलदीप सिंह। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट कैसे है? एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल हैव एज मैनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1000। 1000 के मल्टीपल में जितने मेंबर्स होंगे उस हिसाब से जो है वोटिंग होगी। ठीक है, असेंबली में जितने मेंबर्स हैं 1000 गुना में, मतलब जैसे मान लो 85,000 है मान लो कोई असेंबली में, तो 1000 को हटा दो, 85 जो है उसके वोट की वैल्यू होगी वहाँ का जो एमएलए एमपी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे 100 नहीं होगा, 100 की जगह 1000 होना था। ये मिनट डिटेल्स होती हैं, बिल्कुल महीन सूक्ष्म डिटेल्स होती हैं जो आपको पढ़नी होती है पॉलिटी में, जहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद 105वां नंबर क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है केस और अमेंडमेंट चैलेंज। ठीक है, तो इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण का जो केस था वो था 39 संविधान संशोधन में, 39 संविधान संशोधन को इन्होंने चैलेंज किया था। मिनेर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया ने 42वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया था। कियोतो होलोहन और जचीलू जो है इन्होंने कौन सा किया था? 52वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया था। 52वां संविधान संशोधन ये इन्होंने दल बदल कानून जो बना था 1984 में राजीव गांधी के टाइम, उसको चैलेंज, उसके रिगार्डिंग जो भी अमेंडमेंट होता 52 अमेंडमेंट उसको चैलेंज किया था। ठीक है, और पी संभा मूर्ति और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ये है 32 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप मैचिंग कर लें, और इनके अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो इन केसेस को आप गूगल करें। ठीक है, कि ये कौन सा केस किस कारण हुआ था और इसमें किसकी क्या जीत हुई थी और उसके क्या फैसले थे, वो चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये 3124। ठीक है, उसके बाद 106वां क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 1-2 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स आर ग्रांटेड ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं उनको कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, मतलब जो भारत के बाहर का जो है उसको ये राइट्स नहीं मिलते। ठीक है,
तो 20वां 21वां 25वां 30वां, ठीक है। तो अगर आप इसमें 20वां हटाएं तो वो अटेंशन, अरे यार क्या था ये, अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला है, ठीक है। तो ये जो फॉरनर होते हैं उनको नहीं मिलता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 14 20 23 30 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये वाला इनको नहीं मिलता, ठीक है। 15 21 25 और 28, तो इसमें जो ये 28 है ये वाला इनको नहीं मिलता, 25 भी फॉरनर्स को नहीं मिलता। इसका आंसर है 15 16 19 और 30। 15 हो गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और 16 हो गया प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सिर्फ इंडियन को मिलता है। 16 का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी सिर्फ इंडियन को मिलता है। 19वां हो गया राइट टू मूव एंड फ्री वाला, भाई मतलब कहीं पे भी आप जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं पे भी आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, ये 19 में हो गया। और 30 में है जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने मतलब पढ़ाई के शिक्षण संस्थान इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दी जाती है 30वां आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं वो हैं 15 16 19 और 30, ठीक है। बाकी भी है, सिर्फ ये नहीं है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हैं, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसमें से बेस्ट ऑप्शन यही है 15 16 19 और 30। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 107वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द स्टेट शैल सिक्योर फ्री लीगल एड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 1976, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1976 आर्टिकल 39A, 39A ही है ना, हाँ 39A ही है शायद, ठीक है। फ्री लीगल एड मतलब कोई भी बंदा है उसको मुफ्त की जो लीगल सुविधा है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में ये चीज़ ऐड की गई थी। उसके बाद 91 में कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो पहला जो है कईगा वही गलत है, कईगा तमिलनाडु में नहीं है, कईगा कर्नाटक में है, ठीक है। और जितने भी थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं सारे मतलब जितने भी हैं हर एक स्टेट में एक ही है, एक से ज़्यादा किसी में भी नहीं है। तमिलनाडु में 2 हैं, ठीक है, एक तो ये हो ही गया कलपक्कम और एक और है तमिलनाडु में, 2 हैं तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, कलपक्कम तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, काकड़ापाड़ गुजरात में बिल्कुल सही है, और जो अपने कोटा के पास है वो रावत भाटा वो राजस्थान में है, वो एक और है, ठीक है। उसके बाद 92वां क्वेश्चन है द 4 सेगमेंट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो इन द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन आप इस हिसाब से करें, मैप थोड़ा दिमाग में लाएं। ये हो गया दिल्ली, ये हो गया मुंबई, ये हो गया चेन्नई, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कोलकाता, ठीक है। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है भाई अपनों को कहाँ से बढ़ते से छोटे क्रम में लगाना है, भाई मतलब इनमें से किसकी लेंथ सबसे बड़ी है, उसके बाद सेकंड लेंथ किसकी बड़ी है, और सबसे छोटा ये जो लेंथ है वो किसकी है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखें तो ये दो तो सबसे बड़े हो ही नहीं सकते, या तो दिल्ली कोलकाता वाला बड़ा होगा या चेन्नई कोलकाता वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो है चेन्नई कोलकाता वाला बड़ा है क्योंकि दिल्ली वाला तो आप देखो सीधा आ गया, ठीक है, लेकिन चेन्नई यहाँ पे है और भारत की थोड़ा सा ऐसे कर्व है, तो अगर ये यहाँ से जाएगा उसे घूमते 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 यहाँ पे कोलकाता पहुँचेगा और दिल्ली वाला यहाँ से सीधा पहुँचेगा, तो ये लंबाई ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ी है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा चेन्नई कोलकाता वाला, ठीक है, सी ऑप्शन जिसमें सबसे पहले है, ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद डी ये भी सेम आ गया, सी और डी, ये सी हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद है इन दोनों में से कौन से बड़ा है, मुंबई दिल्ली और मुंबई चेन्नई में, ठीक है। तो इसका आंसर है मुंबई चेन्नई के ज़्यादा पास है, ठीक है, मुंबई चेन्नई वाला छोटा है, मुंबई दिल्ली वाला थोड़ा सा बड़ा है, यही है ना, हाँ ठीक है। तो मुंबई चेन्नई वाला सबसे छोटा है, ठीक है, उसके बाद मुंबई दिल्ली वाला थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा कोई गैप नहीं है, इनमें शायद जहाँ मैंने गूगल किया था आगे 15-20 किलोमीटर का ही गैप है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सी डी ए बी इसका सही आंसर होगा। सबसे जो लंबा है वो चेन्नई कोलकाता, उसके बाद सेकंड है कोलकाता दिल्ली, और उसके बाद थर्ड है दिल्ली मुंबई, और उसके बाद फोर्थ है जो सबसे छोटा है वो है मुंबई चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। उसके बाद 93वां क्वेश्चन है, ये मैंने आपको रीजनिंग में भी करवा रखा है, एक रीजनिंग की मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। ये आप वैसे तो नहीं कर सकते, पर इसमें भी आप इंटेलेक्चुअल तरीके से थोड़ा जाएं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन को, इसको आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखो जो राजस्थान के है वो तो इसको कर ही लेंगे, जो राजस्थान के बाहर का कोई स्टूडेंट अगर मेरे को देख रहा है तो इसको आप अगर कैसे अटेम्प्ट करें, इस टाइप के क्वेश्चन आगे जो स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस में आते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के। तो इसमें अपने को बतानी है भी कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
पहली क्या है, लोनी बेसिन एंड शेखावती रीजन आर सब रीजन, ये अपनों को नहीं पता। घग्गर प्लेन वाली ये भी अपनों को चलो नहीं पता, ठीक है। नागौर अपलैंड, सोल्टी लेक्स, इनलैंड ड्रेनेज, ये भी नहीं पता। बात आती है चौथी स्टेटमेंट पे। डी स्टेटमेंट क्या है, अरावली रेंजेस आर रिच इन ऑल टाइप ऑफ मिनरल। अब बात आती है यहाँ पे ऑल पे। ऑल हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया। ये स्टेटमेंट, ये जब भी कोई स्टेटमेंट में लग जाते हैं तो वो उस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देते हैं कि मतलब होगा ही होगा। अब क्वेश्चन आ गया, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, अरावली रेंज में हर टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। अब हर टाइप के जरूरी थोड़ी है, अब कोई भी हो, अरावली छोड़ो, कोई भी रेंज ऐसी नहीं होगी, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जिसमें हर टाइप के मिनरल पाए जाते होंगे। कोई ना कोई एक ऐसा मिनरल होगा जो उसमें नहीं पाया जाता होगा। सपोज कर लो अरावली में जैसे मान लो जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, हो सकता है गोल्ड भी पाया जाता हो सकता है डायमंड भी मिल जाए अपना को, लेकिन लिथियम नहीं मिलेगा, हो सकता है मैग्नीज ना मिले, हो सकता है कोई और लाइमस्टोन ना मिले। कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो अरावली में नहीं मिलेगी अपने को, वो अपने को बाहर से लानी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन वाली स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बात रही ए बी और सी पे, ठीक है। तो इसका आंसर जो राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट को बता दूं, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। लोनी बेसिन वाली भी स्टेटमेंट सही है। गगर प्लेन जो है वो हनुमानगढ़ गंगानगर को कवर करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और सी नागौर अपलैंड वाली, ये स्टेटमेंट आप देख सकते थे सही कैसे हो। डीडवाना जो नदी है, डीडवाना जो लेक है, डीडवाना लेक, ये खारे पानी की लेक है, सोल्टी वाटर की लेक है, और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट में क्या ही ये रहा है कि नागौर के जो अपलैंड्स हैं उनमें सोल्टी लेक्स हैं, तो डीडवाना जब नागौर में है और सोल्टी लेक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगी। तो इससे आप कर सकते थे ए बी और सी। अगर आपको ए और बी की स्टेटमेंट भी नहीं पता, अगर आपको सिर्फ सी वाली स्टेटमेंट पता है और डी वाली आपने रिजेक्ट कर दी, तो भी आपका आंसर आ गया ए बी और सी। इस हिसाब से आप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप इंटेलेक्चुअल तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद 123वां क्वेश्चन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। कई कमिटीज बनती है कोई चीज को नियुक्त करने के लिए, ठीक है, कोई इंसान को नियुक्त करने के लिए। तो उन कमिटीज में ज्यादातर क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ठीक है। और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी दो तरीके से लोग होंगे। एक तो होगा जो रूलिंग पार्टी है, उसका एमएलए एमपी मंत्री कुछ ना कुछ, ठीक है। और एक होगा जो अपोजिशन पार्टी है, उसका एमएलए एमपी मंत्री कुछ ना कुछ, ठीक है। और एक तीसरा बंदा कोई और हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है जब भी कमिटीज बनती हैं तो रूलिंग पार्टी ऐसा करती है कि जो तीसरा बंदा हो वो ऐसा हो जो हमको सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये लोकसभा का स्पीकर रख लेंगे, या राज्यसभा का जो चेयरमैन है, चेयरमैन तो खैर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके जस्ट नीचे वाला चेयरमैन, उसको रख लेंगे, या कोई ऐसा बंदा रखेंगे जो इनको सपोर्ट करे, ताकि इनको जो भी इंसान इनको चुनना है वो इनका सपोर्ट करे, ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा ही करती है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। तो इसमें जो क्या था, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो इसमें जब भी कोई कमिटीज बनती है तो उनमें एमएलएज एमपीज का रोल होता है। जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। इनका रोल सिर्फ ये होता है, जस्टिस जो भी होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ये बाद में जब भी कोई सुधार के लिए कोई कमेटी गठित की जाती है ना, सुधार के लिए कोई कमेटी गठित की जाती है, तो उनके ये जो लीडर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई कमेटीज होगी, जैसे मैं आपको बताया था पहले, कुलदीप सिंह की जो कमेटी थी डिलिमिटेशन कमीशन की, ठीक है। और पीपीपी रिफॉर्म्स वाली कमेटीज होती हैं, जीएसटी रिफॉर्म की कमेटी है। ऐसी जो कमेटीज है जो आगे सुधार के लिए है, ठीक है, जो जिनका काम है सिर्फ अपने को मतलब सजेशन देना, ठीक है, वैसी कमेटीज में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको तवज्जो दी जाती है। इन केसेस में जिनमें आप कोई मेंबर इलेक्ट करें, जैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, क्योंकि जो सूचना आयुक्त है वो तो होता ही है। सूचना आयोग अगर आपके कंट्रोल में होगा तो आम जनता तक वही सूचना पहुंचेगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये रूलिंग पार्टी इस हिसाब से ही करती है। तो इसका आंसर ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ये इस कमेटी का मेंबर नहीं होता। इस कमेटी के मेंबर कौन से होते हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो कमेटी गठित होती है उसका मेंबर होता है कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, एक ये हो गया, ठीक है। एक हो गया चीफ मिनिस्टर खुद, ठीक है, और एक हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन। अब आप खुद देख लें, इस कमेटी में 3 मेंबर है, जिसमें एक सीएम खुद है रूलिंग पार्टी, ठीक है। एक चलो मान लो अपोजिशन का बंदा है, ठीक है, जैसे अशोक गहलोत जी हो गए मान लो, ठीक है, ये भजनलाल शर्मा जी हो गए, ठीक है। अब एक तीसरा मेंबर कौन है, जो सीएम नॉमिनेट करेंगे। अब सीएम उसी को नॉमिनेट करेंगे जो उनके साथ दे, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जैसे अपनी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको नॉमिनेट कर लिया। कौन है उप मुख्यमंत्री, यार अभी नाम नहीं याद आ रहा, जो अभी आईफा जो अवार्ड, आईफा जो सम्मेलन हुआ था इस बार राजस्थान में होता, दिया कुमारी जी। अब भजनलाल जी, दिया कुमारी जी 2 हो गए, 3 मेंबर की कमेटी है, 2 वोट हो ही गए, तो जो जिसको ये चाहेंगे वही बनेगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है।
उसके बाद आ गया 111वां नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी? ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है स्वर्ण सिंह कमेटी, बख्शी टेकचंद कमेटी, संथानम कमेटी, केलकर कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कहा था? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। ठीक है, बख्शी टेकचंद कमेटी ने कहा था पेटेंट इंक्वायरी कमेटी, पेटेंट इंक्वायरी कमीशन की स्थापना के लिए इन्होंने सिफारिश दी थी। ठीक है, ये अपने वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एससीसी में कम ही आता है। बात है स्टेट संथानम कमेटी की, तो इसका आंसर संथानम कमेटी ही है। ये क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है इस बार एसएससी सीजीएल की प्री की कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जाएगा, अगर प्री में नहीं आया तो हो सकता है मेंस की कोई शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लें अपनी जो भी मॉक नोटबुक है या जिसमें आप मॉक के क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, उस कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था वो किसकी सिफारिशों पे बना था? संथानम कमेटी की। ठीक है, और जो ये केलकर कमेटी है ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, केलकर कमेटी की सिफारिश पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आया था 2015 में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम कमेटी की सिफारिश पर बना था। उसके बाद 109वां क्वेश्चन है चुनाव आयोग के संबंध में। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन, इसमें से अपनों को बतानी है कौन सी? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और लेंथी क्वेश्चन है, पूरा आराम से ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज मायने रखती है। ठीक है, तो इसमें अपनों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन आल्सो हैज एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल्कुल सही है, ये है 103 नंबर संविधान में, 103 नंबर आर्टिकल में, शायद 103 102 के आसपास है, दो आर्टिकल, इन दोनों में से किसी एक में होगा ये चीज़ लिखी हुई है कि मतलब कोई भी अगर एमएलए एमपी को बर्खास्त करना है तो बर्खास्त तो खैर उसको प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वो मतलब वो क्या सिफारिश ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एंड दे हैव टेन्योर ऑफ 5 years और 60, ये गलत है। इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है? 6 year का, 6 years और 65 years ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1952। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, 1952 को नहीं, ये 1950 को गठित हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। इसी दिन अपने वोटर्स डे बनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मेंबर, देखो इसका 1995 दिया हुआ है, इसका 1995 नहीं है, ये इसलिए गलत है। इसका है 1989 सॉरी 1989 के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो 3 मेंबर का हो गया था, 3 बॉडी मेंबर बन गया था ये। 1989 से पहले क्या होता था? 21 साल के बच्चे थे, 21 साल से ऊपर के जो इंसान थे वही वोटिंग कर सकते थे। ठीक है, तो 21 साल से ऊपर, अभी क्या है 18 साल से ऊपर। ठीक है, तो 18 और 21 में काफी बच्चे आ गए, काफी जने आ गए। ठीक है, तो 21 वर्ष से पहले जब वोट करते थे तो इतना कोई लोड होता नहीं था इलेक्शन कमीशन पे। ठीक है, तो एक कमिश्नर मोर देन इनफ था पूरी इलेक्शन प्रोसेस को संभालने के लिए। ठीक है, तो 1989 से पहले एक ही मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, लेकिन उसके बाद आया 61वां संविधान संशोधन, 61st CAA 1988, 61वां संविधान संशोधन आया 1988 में। उसके बाद क्या किया गया? जो वोटिंग की जो उम्र थी, आर्टिकल 325 में है शायद, 324 में इलेक्शन कमीशन हो गया, 25 में इलेक्टोरल हो गया, 326 में है, आर्टिकल 326 में है, जो वोटिंग की एज थी वो 21 से घटा के 18 कर दी गई। ठीक है, अब जब वोटिंग एज 18 कर दी गई तो इसमें जो थे वोटर्स भी ज़्यादा आ गए, तो जब वोटर्स ज़्यादा आ गए तो इलेक्शन कमीशन का काम भी बढ़ गया। तो उसके बाद 1989 में जो इलेक्शन कमीशन था वो 3 बॉडी मेंबर कर दिया गया, जिसमें एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी शायद राजीव गौबा जी हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 जो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 3 इलेक्शन कमीशन के मेंबर हो जाएंगे। ये 1989 के बाद किया गया था, तो ये 1995 वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा आर करेक्ट? इनमें से अपनों को सही स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, पहली क्या है? द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, 108 आर्टिकल में दी हुई है ये। जब भी कोई जॉइंट सेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा का, तो जो लोकसभा का जो स्पीकर है वही उसकी अध्यक्षता करेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर हाउस टू द अपर हाउस द स्पीकर शैल एंडोर्स ऑन द बिल
इज सर्टिफिकेट दैट इट इज अ मनी बिल, ये भी सही है। आर्टिकल 109 में है, आर्टिकल 109 में है कि जब भी कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा तो अगर जो अपना कौन है ये लोकसभा का स्पीकर है वो साइन करके बताएगा कि ये जो बिल है वो मनी बिल है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वाइलर रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है उसका निकालने के लिए जो कोई रेजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन है, तो द स्पीकर शैल नीदर प्रिसाइड नॉर टेक पार्ट इन इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है। इस स्टेटमेंट को एक बार छोड़ दें। चौथी कहता है स्पीकर डज नॉट वोट इन द हाउस एक्सेप्ट व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ वोट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्पीकर को तब तक वोट करने की जरूरत नहीं होती जब तक मतलब दोनों मत इक्वल ना हो गए हो, अगर दोनों मत इक्वल हो गए तो जो डिसाइडिंग वोट है वो लोकसभा का स्पीकर करेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या है, जब भी मतलब लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का भी जो अध्यक्ष होता है उनको जब निकाला जा रहा होता है तो वो जो सदन की कार्यवाही है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब वोट या कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर ये है द स्पीकर शैल नीदर प्रिसाइड, ठीक है। ये तो बात सही है, वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन नो टेक पार्ट ये वाली जो बात है ये गलत है, ठीक है। वो उसमें भाग ले सकते हैं। जब किसी को लोकसभा स्पीकर जैसे ओम बिरला जी हैं अभी पहले थे, तो अगर उनको निकाला, अभी भी ओम बिरला जी हैं, अगर उनको निकाला जाए तो वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे उस टाइम जो सदन की कार्यवाही होगी, लेकिन उस सदन की कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी। 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 4 ये वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान एम्स 2, ये क्वेश्चन भी आप इंटेलेक्चुअल तरीके से कर सकते हैं। स्वनिधि योजना जो है पीएम स्वनिधि योजना भी है, इसको ऐसे लिखा जाता है, जब भी आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया को खोलेंगे जिसमें जो जितनी भी सरकार की घोषणाएं योजनाएं जो भी न्यूज़ होती है वो पीआईबी में दी जाती है, ठीक है। तो उसमें स्वनिधि को ऐसे लिखा जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रीट, कोई भी स्कीम आती है ना तो उसमें जो भी नाम होता है, हिंदी नाम होता है खासकर, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो आप उसको उस मतलब को समझ लें, आपको वो स्कीम याद रहने लग जाएगी। SVA निधि, एस का मतलब स्ट्रीट, वी का मतलब वेंडर्स और ए का मतलब आत्मनिर्भर। तो ये स्कीम है जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जैसे बाहर गोलगप्पे की रेडी लगी है, ठीक है, तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्वनिधि स्कीम है कि उनको लोन दिया जाएगा बिना कोई कोलेटरल के, बिना कोई मतलब जमा पूंजी के उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्वनिधि योजना तो आप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए है, तो एम्पावर स्ट्रीट वेंडर्स, एम्पावर प्रेग्नेंट, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि में SV में आ गया स्ट्रीट वेंडर, तो ये भी आप इंटेलेक्चुअल तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद 140वां क्वेश्चन है, ये इसका बायो का क्वेश्चन है। कैटरैक्ट में नेचुरल लेंस बिकम क्लाउडी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन हालांकि आज तक SSC में नहीं आया, लेकिन उम्मीद है इस बार अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा करें तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो इसका इनमें अपने को बताना है भी कैटरैक्ट में जो नेचुरल लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, किसमें चेंज की वजह के, कोई चीज़ ऐसी है जिसमें चेंज आता है जिसके बाद कैटरैक्ट हो जाता है और उसमें जो नेचुरल लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। तो इसका ऑप्शन फैट, टीयर ग्लैंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी चेक किया था, इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन में चेंज आने की वजह से कैटरैक्ट में जो अपना आंखों का जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, तो इसका आंसर है प्रोटीन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इनमें से कौन सी इकाइयाँ हैं, ऑप्शन है बार, पास्कल, टोर, ATM। तो इनमें चारों बतानी है, तो ये कुल मिला के चारों ही जो है वो प्रेशर की ही इकाइयाँ हैं। बार भी प्रेशर की है, पास्कल भी प्रेशर की है, टोर टोरिसेली भी मतलब प्रेशर की है, और ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें अपने वायु दाब को नापते हैं वो ATM। तो ये कुल मिला के चारों ओल ABCD ये चारों ही प्रेशर की इकाइयाँ हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम बोथ करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस वर नेगेटिव, मतलब भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक मतलब नेगेटिव कब रही थी, ठीक है। तो 21-22, 19-20, 20-21, 18-19, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, आपको बताया 2019 के एंड में कोरोना आया था, ठीक है। 2020 में अब लॉकडाउन लगे थे, बहुत सारे लगे थे, मार्च में लगा था, उसके बाद लास्ट में जाते जाते एक बार फिर लॉकडाउन लगा था। तो जब इतना बड़ा लॉकडाउन लगेगा तो कोई काम होगा नहीं, काम नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो सकल राष्ट्रीय आय मतलब जो आय है वो कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, तो जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 से 21। 2020 से 21 का जो साल था उसमें जो सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो थी नेगेटिव थी, ठीक है गाइज। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे RS के, RS प्री 2 फरवरी 2025 को जो हुआ था।
तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार एसएससी सीजीएल 2025 में आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करें। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसमें इसी आरएस के पेपर में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे जो आपके एसएससी सीजीएल 2025 में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें और बढ़िया अपनी तैयारी करते जाइए। अभी 3-4 महीने पड़े हैं सीजीएल में, तो बढ़िया अपना सिलेबस कंप्लीट करें पहले और उसके बाद डेली एक आधा मॉक लगाएं, उसका अपना आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जितनी भी सीटें आई है उसमें से आप इसी हिसाब से तैयारी करें कि उसमें एक सीट मेरी ही है, ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू गाइस।